हाँ भाई, गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? ओके, वेलकम इन माय क्लास। ओके, जैसे कि हमने नेशनलिज्म इंडिया का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया, उसमें हमने देखा कि जो है किस तरह से इंडिया में जो है कांग्रेस बनी, और कांग्रेस के बाद में कांग्रेस के ही दो ग्रुप बन गए, बाद में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बन गए। और किस तरह से लॉर्ड कर्जन थे, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइडेशन किया, जिसका बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट भी हुआ। ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इसलिए डिवाइड किया क्योंकि उन्होंने इसका एक रीजन दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को कमांड करना आसान नहीं है, इसीलिए बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मतलब एक पार्ट बन गया ईस्ट बंगाल और दूसरा पार्ट बन गया वेस्ट बंगाल। ओके, इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग बना दी गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी। ओके, और जिसमें सलीमुल्लाह खान और आगा खान का हमने लीडरशिप देखा, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो इसमें बड़े ही फेमस लीडर रहे थे, तो बड़े फेमस थे ये भी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि मुस्लिम लीग बनाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई, तो बड़े लेवल पे वंदे मातरम मूवमेंट हुई। स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 में बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी थी, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। ठीक है, धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ती रही। ठीक है, एक चीज और, इसके बाद 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म, मैंने आपको बताया था कि मोरले मिंटो रिफॉर्म में जो है ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्शन का प्रोसीजर रख दिया था कि उनके सेपरेट इलेक्शन होंगे। और उसी 1909 में महात्मा गांधी की एक फेमस बुक जिसका नाम था हिंद स्वराज, वो बड़ी फेमस हुई थी, हिंद स्वराज। ओके, फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि उसके 2-3 साल के बाद 1911 में किंग जॉर्ज V दिल्ली दरबार इंडिया में उनका बड़ा स्वागत होता है, दिल्ली में उनको बुलाया जाता है और फिर दिल्ली दरबार लगता है, जो कि एक बार पहले भी लगा था 1877 में, जिसका ब्रिटिशर्स की बड़ी बुराइयां हुई थी कि भाई ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था, इंडिया की कंडीशन खराब थी, बंगाल फेमाइन आया हुआ था, और ऐसे में विक्टोरिया रानी का दरबार लगाया गया। लेकिन अब इस बार फिर 1911 में ये रानी का दरबार लगा है। ओके, किसका? जॉर्ज V का दरबार लगा है, जो कि इंडिया में वेलकम किए गए हैं। 1911 में जब ये दरबार लगा, अब हम इसी इवेंट से आगे शुरू करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे आज कि कैसे वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुई, अलग अलग कंट्रीज में पार्ट करते हैं और इंडिया का इसमें क्या रोल प्ले रहा। ओके, मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया को इसमें जबरदस्ती ठूस दिया गया था, जबरदस्ती झोंक दिया गया था। हमारा कोई लेना देना नहीं था यूरोप से, हम तो यूरोप के देश जानते भी नहीं थे कि यूरोप में कहां पर क्या है। हमें कभी यूरोप के फ्रांस के बारे में नहीं पता था, हमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, इनके बारे में कुछ नहीं पता था। हमें इंग्लैंड का स्कॉटलैंड, आयरलैंड, पोलैंड ये नहीं पता था। स्विट्जरलैंड के अलावा हमें ऑस्ट्रिया, हंगरी भी नहीं पता था। हमें फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इनके बारे में भी नहीं पता था। हमें कहां पता था कि बुल्गारिया, रोमानिया क्या है। हमें इटली का भी नहीं पता था, इटली क्या होता है। हम तो इटली जानते ही नहीं थे, इटली क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमारे सैनिकों को वहां लड़ने के लिए भेजा गया, अपने सैनिकों को बचाया गया। देखो कितनी यहां पे ट्रिक खेली गई। ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर को बचाया और इंडियन सोल्जर्स को वहां युद्ध में झोंक दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा था? आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इंडियन आर्मी के जो भर्ती होते थे, ब्रिटिश में जो भर्ती होते थे, उनसे एफिडेविट पहले ही लिखवा लिया जाता था कि हम आपको कहीं पर भी वार में भेज सकते हैं। तो ये चीजें पहले ही सेटल हो जाती थी, तो सैनिक कहीं पर भी एडजस्ट किए जा सकते थे। ओके, अब बात ये आती है कि 1912 में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं बड़े दमदार तरीके से, बड़े जोश के साथ। समझ में आना जरूरी है, चीजें फील होनी जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक हम खुद इसमें नहीं उतरेंगे, जब तक फील नहीं करेंगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आना। नहीं, पक्की बात है ये तो। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं कभी महात्मा गांधी बन जाता हूं, कभी सुभाष चंद्र बोस बन जाता हूं, कभी मैं भगत सिंह बन जाता हूं।
तो मुझे फील होता है कि मैं बच्चों को ये फील कराऊं कि ये समय क्या चल रहा है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त समय था। ओके, तो देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। ओके, हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसको हम कहेंगे पार्ट 2। ठीक है, ये देखिए हिस्ट्री का एक सबसे बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरियस इश्यूज। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वो समय जब वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स, ठीक है, ने दिल्ली का दरबार लगाया 1912, 1911 और 1911 में वायसरॉय, उस वायसरॉय का नाम लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ये देखो लॉर्ड हार्डिंग जो है इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार लगाते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। ओके, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस दरबार, किस वायसरॉय के टाइम में ये हुआ था, हमें ये पता होना चाहिए किस वायसरॉय के टाइम में हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। अच्छा, ये लॉर्ड हार्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब डाल दिया गया था मारने के लिए इसको, क्योंकि लोगों को इससे बड़ी नफरत थी, इससे बड़ी नफरत थी, तो इसने वेलकम किया था। ओके, लॉर्ड हार्डिंग, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग वेलकम करता है, किसका वेलकम करता है, वेलकम। ओके, ये वेलकम करता है जिसका नाम था इंग्लैंड के द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्रिंस का ये स्वागत करते हैं। ओके, और इंग्लैंड के प्रिंस का स्वागत करते हैं जिसका नाम था किंग जॉर्ज V, किंग जॉर्ज V। ठीक है, ये आए थे एंड और उसकी वाइफ मैरी, ठीक है, और मैरी, ठीक है, क्वीन मैरी, ठीक है, मैरी का ये स्वागत करते हैं और दिल्ली दरबार लगाया जाता है। ओके, अब पता है इस दिल्ली दरबार में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, दिल्ली दरबार अनाउंसमेंट, दिल्ली दरबार की अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट्स, ठीक है, क्या क्या अनाउंसमेंट थी। जैसे कि एक अनाउंसमेंट बहुत अच्छी हुई यहां पर, आपको पता है ना, इस टाइम मैंने आपको कल बताया था, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस समय जो इंडिया चाइना लाइन भी तैयार हुई थी, इंडिया चाइना लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो इसमें एक जो है इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है, देखिए दिल्ली दरबार में पहला पॉइंट कि इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये तैयार की गई जिसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये तैयार हुई थी उस समय। अब ये मैकमोहन लाइन थी जिसको बाद में चाइना ने नहीं एग्री हुआ था इस पे, और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वार हो गई थी। चाइना ने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में बनी हुई मैकमोहन लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, और उन्होंने ये कहकर तिब्बत का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था। ये बात कब की है, चाइना की 1962 के वार की बात है, ठीक है। कब की बात है, जिसको नहीं माना, वॉर विद चाइना, इसी इश्यू को लेकर 1962 में वॉर हो गई थी। वो वार क्यों थी चाइना के साथ, वॉर विद चाइना, ये वार बाद में हुई थी हमारी इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में, जिसमें मैकमोहन लाइन को चाइना वालों ने नहीं माना था और तिब्बत का पूरा एरिया हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था। ओके, तो पहली अनाउंसमेंट तो इंडिया चाइना बॉर्डर सेट किया गया। ओके, दूसरी अनाउंसमेंट यहां पर बंगाल डिवाइडेशन को रद्द कर दिया गया, बंगाल डिवाइडेशन रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड, ठीक है। ये तो गुड न्यूज है, ये तो एक गुड न्यूज है कि बंगाल डिवाइडेशन जो लॉर्ड कर्जन ने किया उसने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो एक गुड न्यूज थी, अच्छी न्यूज थी। चलो बंगाल का डिवाइडेशन तो खत्म हुआ। ओके, और बंगाल फिर से एक हो गया। एक और थी, ठीक है, ओके, बिहार, अब बिहार एक न्यू स्टेट बनाया गया, बिहार, ठीक है, बिहार एज ए न्यू स्टेट,
पहले ये बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, बिहार को अब एक न्यू स्टेट बना दिया गया। क्या कोई फायदा हुआ एक करने का? कोई फायदा नहीं, बिहार तो बन गया अलग ही भाई, बिहार को अलग कर दिया उन्होंने जो पहले बंगाल के पार्ट हुआ करता था। तो इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट की गई और दिल्ली को एज ए कैपिटल, ओके, दिल्ली एज ए कैपिटल डिसाइड हो गई और इफेक्टेड हुई, ठीक है, इफेक्टेड फ्रॉम 1912, इफेक्टेड इन 1912 में इसे लागू कर दिया गया, 1912 में इसे फिर लागू कर दिया गया, ओके। 1912 से दिल्ली अब कलकत्ता की जगह अब कैपिटल कहलानी लगी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंडिया में उस समय किंग जॉर्ज V के टाइम में बहुत सारी हुई, जो कि इंग्लैंड के प्रिंस थे और मैरी उनके साथ आई थी, उस टाइम में ये हुआ, ओके। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और, जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग से लोग खुश नहीं थे। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया और इतना सारा खर्चा किया, इतना सारा कुछ किया, तो बहुत सारे लोग लॉर्ड हार्डिंग की पॉलिसी से नाराज थे कि इंडिया की जो एक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है, ऐसे में लॉर्ड हार्डिंग जैसे जो वाइसरॉय है इस तरह के जो है आयोजन करते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल भी फिट नहीं है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, और इंडिया की हालत खराब है। इंडिया के लोग तो वंदे मातरम और स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर चुके हैं पहले ही, ऐसे में आप लोग इस तरह की चीजें करते तो दैट इज नॉट फेयर। और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े लेवल पे टॉर्चर किया था, तो लोगों की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लॉर्ड हार्डिंग के साथ थी जो कि चल रहा था, ओके। अब बात यह आती है फाइनली, ठीक है, ओके, फाइनली 23 दिसंबर को 1912 में, ये डेट हमें याद रखनी है, इस डेट में 1912 में रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस, ये बड़ा फेमस है। आपको मैं बता दूं, ये आदमी इतना फेमस होगा आगे, ये आजाद हिंद फौज का लीडर भी बनेगा, ये ध्यान रखना। आजाद हिंद फौज के मेन लीडर के रूप में मैं ये कहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस से पहले ये आजाद हिंद फौज का लीडर बनेगा 1943 में, 42-43 के लगभग। बोस आजाद हिंद फौज के लीडर 1943 में रहे थे और ये 1942 में ये मेंबर था, ठीक है। तो ये रास बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ओके, और एक अच्छा लीडर भी है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर के दिन 1912 में दिल्ली में ही और वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब डाल दिया, ठीक है, ठीक है, बॉम्बिंग कर दिया। ये देखो, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब डाल दिया गया, अटैक हो गया, बॉम्बिंग अटैक हुआ, और इस बॉम्ब अटैक की वजह से लॉर्ड हार्डिंग वैसे मरे नहीं, बच गए, लेकिन वॉइसरॉय पे बॉम्ब डालना एक बहुत बड़ा ये कहें कि बहुत बड़ा इवेंट था, जो कि उस समय के क्रांतिकारी यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। 23 दिसंबर को 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस और बहुत सारे लीडर थे जिनने इनमें बॉम्ब डाला। लगभग 13 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें 13 पीपल्स को वहां जो है अरेस्ट कर लिया गया। कितने पीपल्स थे? 13 पीपल्स, ओके, जिसमें नाम आते हैं मास्टर अमीर चंद, हम ये नाम लिखना चाहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लॉर्ड हार्डिंग पे जिन जिन लोगों ने बॉम्ब डाला, जो जो गिरफ्तार हुए, वो कौन कौन थे। लेसन इंटरेस्टिंग बनेगा भाई, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत लंबा चलेगा, हो सकते हैं इसके 5 वीडियो बने, हो सकते हैं इसके 10 वीडियो बन जाए, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपको इतना डीप ले जाऊंगा कि जहां से डायरेक्ट पेट्रोलियम निकलेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब वो कौन थे जो रास बिहारी बोस के साथ लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब अटैक के जो है अक्यूज बने, कि कौन कौन थे? 13 पर्सन, ठीक है, जिनमें नाम आता है मास्टर अमीर चंद,
मैं अनाउंस कर देता हूं या फिर लिख देता हूं, आप लोगों के लिए लिख देता हूं जो जो गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, ओके, ये देखिए जो जो गिरफ्तार हुए थे इसमें वो कौन कौन थे। ये देखिए मैं आपको यहां लिखकर दे देता हूं कि जो जो इसमें गिरफ्तार हुए थे वो कौन कौन थे। ठीक है, जो जो रास बिहारी बोस के साथ जो लॉर्ड हार्डिंग पर जिन्होंने बम डाला वो कौन कौन थे। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम कहेंगे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, ये था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र, इसको कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र 1912। अब इसमें जो लीडर पकड़े गए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब केस। ठीक है, बॉम्ब अटैक केस। ठीक है, बॉम्ब अटैक। ठीक है, अब इसमें कौन कौन थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब अटैक, तो इसमें कौन कौन थे। तो इसमें थे सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, जैसे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसमें पकड़े गए। ठीक है, उसके बाद में मास्टर अमीर चंद, ठीक है, इसमें पकड़े गए मास्टर अमीर चंद। उसके बाद में आप देखोगे दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ इसमें पकड़े गए। अवध बिहारी, ठीक है, अवध बिहारी, ओके, अवध बिहारी, ठीक है, अवध बिहारी लाल इसमें पकड़े गए। बाल मुकुंद इसमें पकड़े गए, ओके, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, बसंत कुमार विश्वास, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर पकड़े गए। बसंत कुमार विश्वास और ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि बसंत कुमार विश्वास को तो फांसी भी हो गई थी, इसको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, इसको फांसी की सजा हुई थी। तो ऐसे लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़े गए थे। लगभग 13 लोग थे, 13 पीपल अरेस्टेड। ठीक है, इसमें 13 पीपल अरेस्टेड हुए थे, ओके, और उनमें से एक को फांसी भी हो गई थी, बाकी सबको जेल की सजा हुई थी। बाद में इनको मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 साल की सजा हुई और फिर उनको छोड़ दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। इसके बाद 1912 के बाद जो अगला इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट था 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट, ठीक है, 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को, ठीक है, लाला हरदयाल, ये भी बहुत फेमस हुए हैं। लाला हरदयाल की लीडरशिप में, ठीक है, लाला हरदयाल की लीडरशिप में अमेरिका में एक पार्टी बनी, गदर पार्टी। अमेरिका में एक पार्टी बनी गदर पार्टी, बड़ी फेमस रही थी। अमेरिका के अंदर रह रहे इंडियन पीपल को इकट्ठा किया था इसने, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके। आपको थोड़ा सा बैक जाना है और यह समझना है कि अमेरिका में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत टाइम पहले भी एक रेवोल्यूशन हुआ था। 13 कॉलोनीज को लेकर फ्रांस के लोगों ने उनकी हेल्प भी की थी। बिल्कुल, फ्रांस की जो लोग थे उन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो अमेरिका के बहुत सारे लोग ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो अगर वहां पे लाला हरदयाल एक गदर पार्टी फॉर्म करता है तो वो कोई अलग चीज नहीं है, वो बिल्कुल सही है देखा जाए तो। ओके, तो इन्होंने यहां पर, ठीक है, गदर पार्टी, एक गदर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, गदर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज इन अमेरिका, अमेरिका में ये गदर पार्टी ऑर्गेनाइज की लाला हरदयाल। तो हमें ये याद रखना है। और बहुत सारे लोग इसमें बहुत ही फेमस थे। एक 1915 के आसपास ब्रिटिशर्स की तरफ से महात्मा गांधी को केसरे हिंद की एक पोजीशन भी मिली थी, एक उपाधि मिली थी, एक टाइटल मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय के जो मेन इवेंट है 1915 के बहुत सारे इवेंट है। जैसे मैं ये कहूं 1915 में आप देखोगे 1915 में, ओके, 15 में महात्मा गांधी को, ठीक है, केसरे, ठीक है, केसरे हिंद टाइटल, ये देखिए केसरे हिंद का टाइटल, ये टाइटल जो है
टाइटल जो है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, टाइटल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये टाइटल दिया था। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये टाइटल महात्मा गांधी को मिला था। ओके, ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी की जो बुक थी हिंद स्वराज, उससे बड़े इम्प्रेस थे और गांधी जी के आइडियाज से भी बड़े इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने इसके लिए उनको केसरे हिंद की उपाधि दी और वो बड़े उससे इम्प्रेस थे इस चीज को लेकर। ओके, दूसरी बात, उसी टाइम में 1915 में इंडिया में एक होम रूल लीग भी हुआ था। 1915 में, ठीक है, होम रूल लीग ये भी हुआ था, होम रूल लीग। ओके, ये होम रूल लीग एनी बेसेंट, ठीक है, यहां लीडर रही है एनी बेसेंट, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों को यहां एक होकर इंडिया के अंदर जो है यूनाइटेड होकर काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया था। ओके, बाय एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट कहते हैं कि एनी बेसेंट इंडिया में 1893 से रह रही थी। एनी बेसेंट इंडिया में 1893 से लगभग यहां पर रह रही थी, तो वो काफी फेमस हो गई थी, ठीक है। तो उनके थ्रू फिर यहां पर होम रूल लीग अपनाया गया। ये होम रूल लीग पहले आयरलैंड में भी अपनाया गया था। एनी बेसेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि वहां की जो लोकल पार्टीज है उनको इकट्ठा करके एक होम रूल लीग अपनाया गया था। ओके, और दूसरी बात, इंडिया में भी उन्होंने ये किया। फिर 1915 में ही एक और भी बड़ी हुई, एक और पॉइंट, हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ। हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ठीक है, ये हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। तो बहुत सारी एसोसिएशन लगातार बनती जा रही थी। महात्मा गांधी इस समय 1915 में ही इंडिया में आते हैं, 1915 में उनकी एंट्री होती है। इससे पहले वो कहां थे? महात्मा गांधी, जहां तक मेरा आइडिया है कि 1893 के आसपास ही, 1893 के आसपास ही वो एक अफ्रीका के कोई बड़े सेठ थे, उनका कोई केस था उनके पास में, उस केस को लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए हुए थे, ठीक है। उनका नाम बड़ा अजीब था, सेठ बालमुकुंद ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है। उस सेठ का जो केस लड़ने के लिए वो महात्मा गांधी वहां गए हुए थे, ठीक है। जहां तक मेरा आइडिया है कि वो 1913 में, हाँ, ठीक है, हाँ, 1893 में अब्दुल्ला सेठ। देखो मुझे याद आ गया कि 1893 में, 1915 में महात्मा गांधी एंट्री, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी इन इंडिया में उनकी एंट्री हुई। महात्मा गांधी इंडिया में आए और उन्होंने अलग अलग जगह पर सर्वे भी किया, और ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इंडिया में आने के बाद क्या किया, साबरमती आश्रम भी बनाया गुजरात में। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं जिससे थोड़ी सा आपका नॉलेज बढ़ेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। एक कमाल की बात है, उसी टाइम में 1869 में स्वेज नहर का काम भी पूरा हुआ था। आपने 9th में पढ़ा होगा कि 1869 में जब से स्वेज नहर बनी तब से इंडिया के 7000 किलोमीटर कम हो गए थे, और फ्यूल और बहुत सारी चीजें बचने लगी थी। लोग यूरोप जाने के लिए शॉर्टकट स्वेज कैनाल का रूट अपनाने लगे थे, और स्वेज कैनाल इजिप्ट कंट्री के काहिरा सिटी को काटकर तैयार की गई थी, तो एक शॉर्टकट वे मिल गया था। इससे पहले लोग अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाते थे यूरोप में, द केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाते हुए उधर अमेरिका और जो है यूरोप की तरफ निकलते थे। लेकिन 1869 में ही जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उसी साल स्वेज कैनाल भी बन गई थी। एक और नॉलेज की बात, अब नॉलेज की बात और एक और नॉलेज की बात मैं बताऊं कि स्वेज कैनाल का जो काम है वो 10 साल में पूरा हुआ था। अगर ये 10 साल हम थोड़ा सा बैक जाते हैं तो कौन सा ईयर आएगा? 1859।
अगर 10 साल थोड़ा बैक जाते हैं तो 1859 आएगा, और 1859 में वैसे भी बहुत सारी डेट बड़ी फेमस है। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, और इंडिया में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में। और आपको याद होगा यहाँ पर जो है कंपनी रूल एंड करके विक्टोरिया रानी के रूल शुरू हो गए थे 1859 में। तो स्वेज कैनाल का वर्क जो है 1859 से स्टार्ट होकर 1869 के बीच तक 10 साल तक चलता रहा। महात्मा गांधी का बर्थ ईयर भी वही है। और अगर मैं ये पॉइंट इसमें एक और ऐड कर दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? चलो मैं कर ही देता हूं ठीक है। गांधी जी के जन्म के 20 साल के बाद हिटलर का भी जन्म हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि कब हुआ होगा? गांधी जी के बर्थ ईयर के या स्वेज कैनाल के बनने के 20 साल के बाद, 1889, बिल्कुल सही है। 1889 में हिटलर का बर्थ हुआ, 20 साल बाद, यानी कि हिटलर गांधी जी से 20 साल छोटे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन हिटलर ही था, तो हिटलर का हमें जरूर याद करना है। ओके, अब गांधी जी के बारे में और बातें कर लेते हैं। गांधी जी एक दास फैमिली से थे। देखो, इस मूवमेंट में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल प्ले है, और मैं गांधी जी के बारे में जो मेरे दिमाग में भरा पड़ा है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो बता के ही मानूंगा, ठीक है? ओके तो देखिए, बात ये थी कि भाई गांधी जी जब 1888 की बात है, जब वो वहां दास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर करमचंद गांधी, उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। एक दास फैमिली से में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि लोअर कास्ट थे ये। ओके, ये करमचंद गांधी ब्रिटिशर्स के दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी के जो फादर थे वो ब्रिटिशर्स के कलेक्शन ऑफिसर, मतलब दीवान हुआ करते थे, ठीक है? तो फैमिली बहुत अच्छी थी। गुजरात का एक बहुत ही बढ़िया परिवार था ये, ठीक है? ब्रिटिशर्स की फुल सपोर्ट थी, इसलिए ये ज्यादातर इंग्लिश स्कूल में पढ़े। आप देखोगे ये वहां गुजरात में भी जो इंग्लिश स्कूल होते थे वहां पढ़े थे। और फिर इनको वकील बनने के लिए बैरिस्टर, पहले एडवोकेट नहीं बनते थे बेटा, पहले लॉयर भी नहीं बनते थे, पहले डायरेक्ट बैरिस्टर बनते थे। पहले बैरिस्टर की टाइटल होती थी बैरिस्टर। तो इनको बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो ये इंग्लैंड के कॉलेज में बहुत साल तक रहे थे। जहां तक मेरा आइडिया, 1892 तक ये वहां इंग्लैंड के कॉलेज में थे। इंग्लैंड कॉलेज में इन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने हैं। ऐसा नहीं कि आप गांधी जी को फोटो में देखते हो तो हमेशा अधनंगे नजर आएंगे आपको, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले वो थ्री पीस सूट पहनते थे, टाई लगाते थे, ब्लैक कोट पहनते थे, बिल्कुल ब्रिटिशर्स दिखते थे, कैप वैप लगा के बड़े बन ठन के रहते थे, मतलब सॉलिड गांधी जी, एक मॉडर्न गांधी जी होते थे। तो इन्होंने वहां से इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री पूरी की। फिर 1893 में, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि 1915 से पहले 1893 में वो अफ्रीका चले गए थे। अब्दुल्ला सेठ, अब नाम आ गया मुझे याद, अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ का कोई केस था और वो उस चक्कर में साउथ अफ्रीका चले गए थे। ओके, ये जो 1893 का जो ईयर है ना, ये बड़ा फेमस है भाई, मुझे बड़ा इसमें मजे आते हैं इसको पढ़ाने में। 1893 में ये क्यों फेमस है? 1893 यहां मैं लिख देता हूं एक जगह पर, यहां पर इधर लिख देता हूं, या यहां पर मैं एक बना लेता हूं। ओके, यहां पर देखिए 1893, ये ईयर मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इस ईयर में हमारे बहुत ही बड़े तूफानी गुरु, क्या बात है, उनको तूफानी गुरु कहा जाता था। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी फोटो लगी मिलती है, आपने देखा हो तो कभी, तूफानी गुरु। अभी तूफानी गुरु कौन है? क्या तूफान पैदा करेगा, क्या घुमाएगा क्या सब कुछ वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद तूफानी गुरु, ठीक है? ये इसका जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो सिटी में, न्यूयॉर्क में शिकागो एक सिटी पड़ती है, वहां पर उन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन में पार्ट किया था। इंडिया के लोगों को पहले कोई जानता ही नहीं था। ब्रिटिशर्स तो इंडिया के बारे में क्या इमेज लगाते थे कि इंडिया के लोग सपेरे हैं, बीन बजाते हैं, केवल सिर्फ बीन बजाते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, मंत्र तंत्र आते हैं। लेकिन इस आदमी ने, स्वामी विवेकानंद ने द यंगेस्ट गुरु, तूफानी गुरु,
ने 1893 में अमेरिका में एक ऐसी स्पीच दी, उसके बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो ज्ञान की बातें इसने बताई वहां पर, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की नॉलेज के बारे में, इंडिया के आर्यभट्ट के बारे में, इंडिया के भास्कराचार्य के बारे में, क्या बात है। इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की कान खोल दिए, ब्रिटिशर्स की आंखें खोल दी कि इंडिया के लोग अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है। तुम जो हमारे बारे में सोचते हो कि हम अनपढ़ जाहिल गवार गुट्ठा छाप है, ऐसा नहीं है। हम लोग नॉलेजफुल है। हमारे नॉलेज के बारे में तुम क्या जानो। उन्होंने उस जगह पर जो स्पीच दी अमेरिका के भाइयों और बहनों, क्या गजब की तालियां बजी वहां पर, गजब। मतलब इतना इंप्रेशन उसने वहां पे जमाया कि अमेरिका के लोग फैन हो गए इस आदमी के। इसीलिए अमेरिका में आपको पता होगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी भी बनाई थी। मैंने लिखा था ना कि पिछले उसमें लिखा था 1912 में गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने तैयार की थी। 1911-12 के लगभग गदर पार्टी लाला हरदयाल ने 11 या 12 में लगभग ये बनी थी, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, ओके। तो ये बनी थी। तो 1893 का जो ईयर है वो बड़ा फेमस है। ठीक है, ओके। तो ये बड़ा फेमस ईयर है, ओके। गदर पार्टी का जो टाइम था, जहां तक मेरा आइडिया है, गदर पार्टी, ओके, हाँ, 1912 में, हाँ नहीं 1913 में, 1 नवंबर 1913 में, हाँ बिल्कुल 1913 में, यस, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने फिर अमेरिका में गदर पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी थी, क्योंकि अमेरिका में इंडिया की इमेज बहुत पहले अच्छी हो चुकी थी। अब मुझे आइडिया दो कि गदर पार्टी और इनकी स्पीच में कितना अंतर है, अगर हमें याद करना पड़े तो ये कितना डिफरेंस है गदर पार्टी और स्वामी विवेकानंद की स्पीच में। क्या बात है, 20 ईयर, वाह गजब, अच्छी तरह याद होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको याद करने में। कोई इस तरह ही ट्रिक ढूंढनी पड़ती है हमें, ट्रिक इसी तरह ढूंढी जाएगी, इसी तरह याद होगा, ओके। तो गदर पार्टी बनी और इधर ये जो स्पीच बनी, ओके, स्पीच आई और बहुत फेमस हुई। उसके बाद अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों को पहचानने लगे, इंडिया भी कोई चीज है, इंडिया भी कोई वैल्यूबल है, इंडिया की वैरायटी, इंडिया के कल्चर, इंडिया के धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी, कैसे हम लोग एक साथ रहते हैं, मिलकर सभी का रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत पहले ही आ गया था, उन्होंने बताया। हमारे यहाँ वैदिक एज में डेमोक्रेटिक सिस्टम होता था, स्वयंवर होता था। हमारे यहाँ पर लोग अपने लीडर खुद चुनते थे, जो हेड होता था वो हम खुद चुनते थे। अमेरिका के लोगों को समझाया कि आप लोगों ने तो डेमोक्रेटिक 1776 में अपनाया और हम लोग तो वैदिक एज से अपना रहे हैं। सही बात है, ये बात तो सही है। मतलब कि इंडिया, उन्होंने बताया कि इंडिया के लोग, जो तुम अब जो आयरन मेल्टिंग करना जानते हो और मैग्नीज मिक्स करके स्टील बना रहे हो, जो तुम अब स्टील बनाना सीख रहे हो, वो हमारे लोग किंग अशोक के टाइम में करते थे। एग्जाम्पल है आयरन पिल्लर कुतुब मीनार के नजदीक मेहरौली में, आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई। आप लोग इंडिया के लोगों को अनपढ़ गंवार गुट्ठा छाप समझते हो, केवल बीन बजाने वाले समझते हो। ये क्या है? समझाया, इमेज समझाई तो इंडिया की इमेज बहुत लोगों को समझ आई और लोग इंप्रेस हुए इंडिया से। वहां पर पत्रकार भी आए हुए थे, मतलब कि पत्रकार चारों तरफ से जर्नलिस्ट आए हुए थे। जब विवेकानंद की स्पीच लिखी गई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सच बता रहा हूं, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर सच में उस स्पीच में होता तो मैं तो 1 घंटे तक ताली बजाता भाई, पक्की बात है, ठीक है ना। इतनी जबरदस्त स्पीच दी थी। आई इम्प्रेस विद द पर्सन, द तूफानी गुरु। एक वहां एक इनकी एक शिष्या हुई थी, एक पीपल, उनकी एक लेडीज जो शिष्या हुई थी, एक भगिनी नविदेता, उसका नाम भी बड़ा फेमस रहा है, भगिनी नविदेता, वो बहुत फेमस हुई है भगिनी नविदेता। कहते कि उसके बाद 1893 के बाद नविदेता ने, जो सिस्टर नविदेता थी, सिस्टर नविदेता भी बोलते हैं उसको, तो सिस्टर नविदेता ने अमेरिका में बहुत सारी स्मॉल इंडियन ब्रांचेस बनाई थी, जो इंडियन यानी कि हिंदू रिलीजन के लिए पूरी थी, ठीक है। कहते कि स्वामी विवेकानंद के जो धर्म गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो उनको बड़ा लाइक करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस,
तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे एक परमहंस मंडली भी बनाई थी। क्या बनाई थी? परमहंस मंडली भी बनाई थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। ओके, तो ये बड़ी फेमस हुई थी। तो 1893 का ईयर मुझे बड़ा याद है, और ये मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि गांधी जी इस टाइम में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए हुए थे, तो मुझे इससे ही याद आ गया। ठीक है, और ये ईयर वैसे भी फेमस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि होम रूल की सबसे फेमस लेडी एनी बेसेंट, वो भी 1893 में इंडिया में आई थी। कितना कमाल का संयोग है। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए, उधर स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी, इधर एनी बेसेंट इंडिया में आई। कितना एक अजीब एक गजब का संयोग था कि 1893 का ईयर क्यों इतना फेमस है। बड़ा फेमस ईयर है। ओके, और फिर देखो इसी टाइम में एक और बड़ी बात हुई। 1893 का टाइम मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही क्रांतिकारी ग्रुप बना, एक बहुत ही जबरदस्त और क्रांतिकारी ग्रुप बना जिसको हम कहेंगे द सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन। एक ऐसा ग्रुप बना जिसको चापेकर बंधुओं ने बनाया। बंगाल में चापेकर बंधु क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप क्या था? सोसाइटी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सोसाइटी फॉर द रिमूवल, सोसाइटी फॉर द रिमूवल। ओके, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। एक ऐसी सोसाइटी जो ऑब्स्टेकल को रिमूव करेगी। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन, टू द हिंदू रिलीजन। अब इसको बनाने वाले कौन थे? 1893 में चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधु। इसको चापेकर बंधु कहते हैं जो 1893 में ये बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब 1893 का ईयर बड़ा फेमस रहा। अब गांधी जी के पास वापस आते हैं। अब हम गांधी जी की बात फिर से शुरू करते हैं। ओके, तो गांधी जी 93 के आसपास अफ्रीका गए सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और उसके बाद 1915 में वापस आए। 1915 में वापस आए और इंडिया का विजिट किया। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी के बाद दिल्ली, हरियाणा, फिर वापस गुजरात। मतलब उस समय हरियाणा तो होता नहीं था, पंजाब होता था, तो पंजाब से होते हुए गुजरात, राजस्थान होते हुए वापस गए। मतलब कि इंडिया का विजिट किया। और फिर ये कहा जाता है कि लगभग सितंबर अक्टूबर के लगभग वो 1915 में जब इंडिया में वापस आए, मतलब कि इंडिया में जनवरी में आ गए थे, वैसे तो अफ्रीका से तो जनवरी में आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने विजिट किया लगभग 5-6 महीने का, और अगस्त सितंबर के लगभग उन्होंने एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, गुजरात में। 1915 के सितंबर में साबरमती आश्रम बनाया जा चुका था। तो ये भी बड़ा फेमस आश्रम रहा है जहां से गांधी जी ने बहुत सारी मूवमेंट शुरू की थी। ओके, तो ये मूवमेंट है। अच्छा, एक चीज और बताऊं गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाए। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उन्होंने अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट ही थी। साउथ अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया हुआ था। तो वहां जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे या जो वहां की फैक्ट्रीज थी, उनमें ब्रिटिशर्स बहुत बड़े लेवल पे इंडियंस को टॉर्चर करते थे। अफ्रीकन पीपल को भी, और इंडियन जो पीपल वहां रह रहे थे उनको भी टॉर्चर कर रहे थे। सेम रूल, सेम फॉरेस्ट रूल वहां लगाए गए जैसे इंडिया में लगे, सेम एग्रीकल्चर रूल्स वहां लगाए गए जैसे इंडिया में लगाए गए। जो जो पॉलिसी इंडिया में ये लोग करते थे, परमानेंट सेटलमेंट इधर उधर जो भी होते थे वो वहां पर लगाए गए। तो वहां के लोगों को इन्होंने जस्टिस दिलवाने के लिए पहली बार सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ही किया था। साउथ अफ्रीका में किया। साउथ अफ्रीका में इन्होंने फील किया कि यहां पर किस तरह से कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक व्हाइट का बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। जब साउथ अफ्रीका का एक जगह जहां पर एक रेलवे स्टेशन से एक व्हाइट पीपल की ट्रेन से गांधी जी को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया, जोहान्सबर्ग, वो जगह जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में थी, वहां से गांधी जी को धक्का मारकर एक व्हाइट पीपल की, अंग्रेजों की एक ट्रेन से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया।
तब गांधी जी को लगा कि अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट होनी चाहिए, सच हमारे साथ है, और जब सच की पावर हमारे साथ है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ये कहते थे कि जो सच्चा आदमी होता है, एक ट्रूथफुल जो मैन होता है, वो भरी भीड़ को चीरता हुआ निकल जाएगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। और जो ब्रिटिशर्स है, जिनकी एक जो उनकी फाउंडेशन जो झूठ पे टिकी हुई है, करप्शन झूठ पे टिकी हुई है, उसको हिलाना आसान है, बहुत आसान है। आप अपने ट्रूथ के बल पर रेवोल्यूशन कीजिए, सत्याग्रह कीजिए, हंगर स्ट्राइक कीजिए, जीत आपको मिलेगी। किसी प्रकार का कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। उन्होंने अपनी हिंद स्वराज बुक में भी इसके बारे में लिखा था कि भाई हमें सच की शक्ति से हम लड़ सकते हैं। गांधी जी ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी इसमें लिखे कि कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलकर जो उनको फील हुआ और सच बोलकर जो फील हुआ वो भी इन्होंने इसमें लिखा। तो गांधी जी हमारे नेशनल मूवमेंट में बड़े इंप्रेसिव रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं नहीं मानता भाई। एक आदमी पूरी लाइफ अपनी देश की आजादी के लिए निकाल देता है, लड़ता है, जिस जगह पर जाता है वैसा ही भेष बना लेता है। कहते हैं कि गांधी जी ने अफ्रीका में पहली बार अपने 3 पीस सूट को छोड़कर अफ्रीकन टोपी पहनी थी, और वहां पर अफ्रीका की एक कांग्रेस में शामिल भी हुए थे, अफ्रीकन नटाल कांग्रेस। याद रखना ये बात, अफ्रीकन नटाल कांग्रेस। और आपको बता दूं, ये अफ्रीकन नटाल कांग्रेस में 2 साल के बाद ही ज्वाइन हो गए थे, जब अफ्रीका गए थे। बताओ कब गए और कब ज्वाइन हुए? 1893 में अगर अफ्रीका में गए हैं तो 2 साल के बाद ज्वाइन हो गए हैं 1895। सीधी सी बात है, 1895 में ज्वाइन हुए। कौन सी कांग्रेस थी? अफ्रीकन नटाल कांग्रेस। बाद में इसी कांग्रेस का नाम नेल्सन मंडेला के टाइम में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो गया था। याद है, अफ्रीका का सबसे फेमस लीडर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। तो उसके टाइम में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन गई थी ये। लेकिन स्टार्टिंग में गांधी जी के टाइम में ये अफ्रीकन नटाल कांग्रेस हुआ करती थी। तो गांधी जी ने अफ्रीका के लोगों जैसी ड्रेस भी पहनी, अफ्रीकन कैप भी लगाई, लोगों के साथ सत्याग्रह में भाग लिया, प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इतना सब करने के बाद भी गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसरे हिंद दिया, नहीं मिला? मिला केसरे हिंद नाम दिया, मतलब कि फेमस पर्सन तो है भाई ये। और एक वकील था, टैलेंटेड वकील था, बैरिस्टर वकील भी था, ब्रिटिशर्स की ट्रिक्स को अच्छी तरह समझता था। ब्रिटिशर्स की कमर किस जगह पर टूटेगी, किस जगह पर झुकेंगे, किस जगह पर इनको मोटिवेट करना है और किस जगह पर डाउन करना है, सब पता था। ऐसे नहीं था, ये जबरदस्त आदमी था। मैं ये कहता हूं कि ऐसा आदमी इंडिया को अगर पहले मिल जाता तो इंडिया बहुत पहले ही आजाद हो जाता। सही बात है। तो ये पहले नहीं मिला हमें, लेकिन जो भी है मिला, जो भी है मिला हमें ये, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई। अब 1915 तक की बातें हमारे पास आ गई है। अब वक्त है वर्ल्ड वार का। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड वार। मतलब पहले हो चुकी है, हमें तो बस केवल उसको डिस्कशन करना है। ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट। ओके, तो देखिए वर्ल्ड वार के बारे में। ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी, जो पहली लड़ाई थी, ये 4 ईयर की वॉर थी। 4 साल तक ये चली, 4 ईयर वॉर। और इसकी स्टार्टिंग जो ईयर थे वो देखा जाए तो 28 जुलाई को शुरू हुआ ये स्टार्टिंग। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 28 जुलाई को शुरू हुआ 1914 में। और इसका जो एंडिंग था, ठीक है, इसका जो एंडिंग था 11 नवंबर
ओके 11 नवंबर 1918 में रहा एंडिंग। ये देखिए इसका एंडिंग जो रहा वो 11 नवंबर 1918 रहा। अब ये वॉर क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या था? यूरोप की वॉर थी। एक्चुअल में ये वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट को हम यूरोप की वॉर भी कह सकते हैं, यूरोप वॉर, इसको हम यूरोप वार भी कह सकते हैं। ओके देखिए ये यूरोप वार भी कहलाती है क्योंकि इसमें यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज लड़ पड़े थे। अब लड़े क्यों? लड़े क्यों? भूखे थे, सच में भूखे थे। मैं तो ये कहता हूं भूखे थे, कॉलोनीज के भूखे थे। एक्चुअल में 1885 में जब से अफ्रीका का डिवाइडेशन हुआ तब से ये आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, सच में देखा जाए तो। ठीक है 1885 में क्या हुआ, हमारे इंडिया में तो कांग्रेस बनी थी और यहां पर अफ्रीका डिवाइडेशन हुआ था, अफ्रीका डिवाइडेशन। ओके अफ्रीका डिवाइडेशन हुआ था। ये बड़ी सिंपल डेट है याद करने में, मैं तो बहुत जल्दी याद कर लेता हूं इस डेट को। अगर हमें कांग्रेस की डेट याद है 28 दिसंबर 1885 तो ये भी याद होगा। यूरोप का एक कंट्री जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। यूरोप का एक कंट्री जर्मनी और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक पेपर पे स्केच बना दिया गया, उसका एक मैप तैयार कर दिया गया और स्केल डाल के ये पुर्तगाल को दे दिया, ये फ्रांस को दे दिया, ये इंग्लैंड को मिल गया, ये इसको जो है ऑस्ट्रिया को मिल गया, ये इटली को मिल गया। ऐसे बंदर बांट हुई, बंदरों की तरह बांट कर ली इन्होंने। आप अगर अफ्रीका के मैप को ध्यान से देखोगे तो अफ्रीका का मैप जो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्केल खींच के कंट्री बना रखे हो, स्केल खींच के कंट्री। ये इजिप्ट हो गया, ये मोरक्को हो गया, ये माली हो गया, ये मोरितानिया हो गया, ये केन्या हो गया, ये जो है जिम्बाब्वे हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये मोजाम्बिक हो गया, ये युगांडा हो गया, ये मिडिल डोमिनिकन सिटी हो गया, ये जो है घाना कंट्री हो गया, गोल्ड कोस्ट एरिया हो गया। कितने सारे कंट्री उन्होंने बांट दिए पूरे, मतलब कि स्केल डाल के बांट दिया उसको पूरा। और फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। अब बांटने के बाद भी एक दूसरे की कॉलोनी छीनने में लगे हुए हैं दमादम। लोग ब्रिटिश की हम छीन लेंगे, ये उसकी छीन लेगा, ये उसकी छीन लेगा, ऐसे वो लड़ रहे हैं बुरी तरह से। तो एक्चुअल लड़ाई ये थी, अफ्रीकन कॉलोनीज की बंदर बांट जो थी वो इनकी लड़ाई थी। और ब्रिटिशर्स तो आप पहले से जानते हो कि वो तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉलोनिस्ट थे, सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट कंट्री ही ब्रिटेन था, दुनिया भर की कॉलोनीज थी। अमेरिका, ब्रिटेन के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का कंट्रोल अमेरिका पे, ब्रिटेन का कंट्रोल अफ्रीका पे, ब्रिटेन का कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया पे, ब्रिटेन का कंट्रोल एशिया पे। तो बच क्या गया भाई, फिर बच क्या गया, सारे खा गया वो तो, सारा ही खा गया वो तो। कभी ब्रिटेन का सनसेट नहीं होता था। तो लड़ाई काफी लंबी थी, काफी लंबी थी। हमने तो इसको फील किया इंडिया में। क्या ब्रिटिश और पोर्तुगीज के बीच लड़ाइयां नहीं हुई थी? क्या ब्रिटिश और फ्रांस के बीच नहीं हुई थी? क्या ब्रिटिश और डच कंपनीज के बीच नहीं हुई थी? इंडिया में हुई थी। इंडिया के अलग अलग ट्रेड सेंटर के लिए लड़ पड़े थे ये लोग आपस में। तो वर्ल्ड वॉर, तो एक रीजन मैंने आपको दे दिया, ये वर्ल्ड वॉर, कॉलोनिज्म। ठीक है, अब चीजें चल रही थी, कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट थे। जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट होता है ना, जैसे ऑस्ट्रिया और एक वहां कंट्री है सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और सर्बिया, ये आपस में क्या है, इनका बाउंड्री डिस्प्यूट है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान का क्या बाउंड्री डिस्प्यूट है, कश्मीर। हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट कश्मीर के साथ है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, ऑस्ट्रिया हंगरी एक पूरा एम्पायर है और सर्बिया एक पूरा अलग कंट्री है। इन दोनों के आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट थे। तो अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, वर्ल्ड वार जो 28 को शुरू हुई और 11 को एंड हुई, उससे पहले 28 जून को, उससे पहले बिफोर इट इससे पहले 28 जून को 1914 में, 28 जून को, ओके
28 जून को 1914 में ऑस्ट्रिया देखो ये ध्यान से देखना बेटा, ये ऑस्ट्रिया है, कभी ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना। ऑस्ट्रेलिया समझने की गलती नहीं करनी, ये ऑस्ट्रिया कंट्री है, यूरोप का कंट्री है। ओके, तो ऑस्ट्रिया ठीक है, 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस है, ऑस्ट्रिया का प्रिंस, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिए। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया इनमें आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट है काफी टाइम से, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में। तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्यूशन कराने के लिए एक विजिट करता है ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्कड्यूक, ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्कड्यूक, ठीक है, प्रिंस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड ये इसका पूरा नाम था। ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड एक विजिट करता है सर्बिया के साथ, वो बातचीत करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन और साथ में उनकी वाइफ भी थी, क्वीन उनकी वाइफ भी थी, ठीक है, क्वीन प्रिंसेस जो थी जिनका नाम था सोफिया, ठीक है, सोफिया भी उनके साथ थी। और 28 जून को जब ये विजिट करने के लिए, ठीक है, सेराजीवो जो एक कैपिटल पड़ती है सर्बिया के बिल्कुल नजदीक, सर्बिया का ही एरिया है ये, बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल सराजीवो, ये विजिट करते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल सेराजीवो में वो विजिट करते हैं। ओके, बोस्निया हर्जेगोविना जो कि सर्बिया का ही एरिया है, ओके, सर्बियन एरिया, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो फिर से कि ये लोग 28 जून को आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफिया विजिट करते हैं बोस्निया हर्जेगोविना, एक सर्बियन एरिया, वहां पर विजिट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्यूशन कराने के लिए विजिट करते हैं। अब बोस्निया हर्जेगोविना जो एरिया पड़ रहा है सर्बिया का, उसकी कैपिटल सेराजीवो में ये लोग पहुंच जाते हैं बातचीत करने के लिए। मर्डर हो गया, दोनों का ही मर्डर हो गया, और ये पता लग गया कि सर्बियन पीपल ने किया है। दोनों का 28 जून पे मर्डर हो गया, इस डेट पे मर्डर, ठीक है, मर्डर बाय सर्ब पीपल, किसी सर्ब पीपल ने ऐसा कर दिया, उसको दोनों को मार दिया। अब देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कोई आया और आप उसका मर्डर कर देते हो, तो ये चीजें तो बड़ी अलग हो गई ना, ये चीजें बड़ी अलग हो गई। अब यूरोप वैसे ही बड़ा सेंसिटिव हो चुका था उस समय, यूरोप के कंट्रीज आपस में वैसे ही लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे थे, लड़ाई के एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कोई मौका मिल जाए और हम कूद पड़े। वो तो मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिल गया। ओके, तो जैसे ही किसी सर्बियन पीपल ने उनके ऊपर अटैक किया, ये बात पता लग गई, तो ऑस्ट्रिया ने बिना किसी अल्टीमेटम के 1 महीने के बाद अटैक कर दिया सर्बिया पर। ओके, विदाउट अल्टीमेटम, ठीक है। तब ऑस्ट्रिया, उसके बाद ठीक है, देन ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर, ये एक पूरा एम्पायर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है अटैक कर देता है, अटैक ऑन सर्बिया पे अटैक हो जाता है, और वो भी विदाउट अल्टीमेटम,
विदाउट अल्टीमेटम, बिना अल्टीमेटम के ये अटैक हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस अटैक की वजह से 4 साल तक ये वार चली और अलग अलग देशों के ग्रुप बने। जैसे ही सर्बिया पे अटैक हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी का सर्बिया को बचाने के लिए अलग अलग कंट्री सामने आने लगे। अब वो कौन कौन से कंट्री थे वो हम यहां देखेंगे, कौन कौन से कंट्री सर्बिया को बचाने के लिए आगे आए और किन किन कंट्री ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दिया। जर्मनी ने ओपनली ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। जर्मनी उस समय सुपर पावर के रूप में था, पूरी तरह सुपर पावर। हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था 1871 में। क्या ये बात सही है? तो जर्मनी अगर 1871 में यूनिफिकेशन कर चुका है तो एक सुपर पावर के रूप में सामने आएगा, वो एक इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में सामने आएगा, वो एक बेस्ट कंट्री के रूप में सामने आएगा। और मॉडर्न वेपन्स, टैंक्स, क्या बात है, ऐसे वेपन लोगों ने उस समय देखे नहीं थे जैसे जर्मनी के पास थे। जर्मनी ने रशिया की हालत खराब कर दी, जो कि सर्बिया की सपोर्ट करने के लिए आया था। अब देखो कैसे ग्रुप बने, हम देखते हैं कि अब ग्रुप कैसे बने कि एक के बाद एक को सपोर्ट कौन करेगा। ओके, ये देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड वार आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब ग्रुप कैसे बनेगा। ओके, अब एक तरफ, ठीक है, एक तरफ ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ठीक है, एम्पायर है एक तरफ। ऑस्ट्रिया हंगरी, एक मिनट, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है एक तरफ। ठीक है, यहां लिख रहे हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है एक तरफ। ओके, और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो है यहां पर सर्बिया। ठीक है, तो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए जो सामने आया इस वर्ल्ड वार में, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड इसकी सपोर्ट में आगे आया। ठीक है, इंग्लैंड इसकी सपोर्ट में आया, तो ऑस्ट्रिया की सपोर्ट करने के लिए फिर यहां पर जर्मनी आगे बढ़ा। और जैसे कि जर्मनी और इंग्लैंड तो पहले से ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे, एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, ग्रुपिंग होने लगी। एक छोटी सी वार, दो कंट्री के बीच की वॉर वर्ल्ड वॉर का रूप ले रही थी, वर्ल्ड वॉर का रूप ले रही थी। ओके, तो देखिए जर्मनी और फिर इधर इंग्लैंड, जापान इधर से जुड़ा। जापान के बाद इसमें यूएसए की एंट्री भी हुई, इसमें रशिया भी एंट्री करता है, रशिया। ओके, यूएसए, रशिया, ठीक है, और फ्रांस, इसमें फ्रांस भी शामिल हुआ। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप बना जिसको हम कहेंगे एलाइज पावर ग्रुप। ओके, एलाइज पावर ग्रुप ये बन गया। ठीक है, ये देखिए एलाइज पावर ग्रुप बन गया। और इधर जो ग्रुप था जिसमें जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ठीक है, इटली ग्रुप बना। पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज और स्पेन वगैरह ये सब शामिल हो गए, स्पेन। और जैसे इंग्लैंड शामिल हुआ तो इंग्लैंड की वजह से इंडिया को भी शामिल होना पड़ा, इंडिया भी इसकी तरफ से शामिल हुआ। तो इस तरह से दो ग्रुप अलग बनते चले गए। ठीक है, ओके, और फिर देखोगे इसमें एक ये वाला जो ग्रुप बना इसको हम कहेंगे सेंट्रल पावर, इसको सेंट्रल पावर ग्रुप कहा गया, सेंट्रल पावर ग्रुप। ये देखिए ये दो ग्रुप बन चुके थे उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट में। सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके नाम चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई को 1914 में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसके एक महीने पहले आर्कड्यूक का मर्डर हुआ था, इसके जस्ट एक महीने पहले। तो अटैक कब हुआ? 28 जुलाई को, एक महीने के बाद अटैक हुआ था, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया था। ओके, फिर देखिए इस तरह से अलग ग्रुप बनता चला गया। और फिर उसके बाद में जो है लगातार ये लड़ते रहे, और ये देखोगे लगातार ये युद्ध चलता रहा। ठीक है, ओके, और इस युद्ध में ये भी कहा जाता है कि यूएसए की एंट्री 1917 में हुई और रशिया 1917 में दिसंबर में क्विट कर जाता है। दिसंबर मंथ में रशिया इस युद्ध से बाहर निकल जाता है। आपको याद होगा जब रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट बनी, व्लादिमीर लेनिन दिसंबर, यानी कि पहले फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, फिर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में,
फिर रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद दिसंबर तक आते आते वहां पर लेनिन की गवर्नमेंट, व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, उसकी गवर्नमेंट बन गई थी और रशिया युद्ध से बाहर निकल चुका था। लेकिन जब तक ये युद्ध से बाहर निकलता तब तक जर्मनी ने इंग्लैंड, जापान, यूएसए और रशिया की हालत खराब कर दी। इनकी हालत खराब कर दी इसने। एक सुपर पावर के रूप में सामने आया। इटली भी कम नहीं था, इटली भी इसमें बहुत जबरदस्त था। लोग ये समझ रहे थे कि जर्मनी को कंट्रोल कैसे किया जाए। टैंक्स के साथ में पहली बार इस युद्ध में टैंक्स यूज हुए थे और डिस्ट्रक्शन लेवल हाई लेवल हो गया था। बहुत सारे लोग मारे गए, सिविलियन पीपल्स भी मारे गए। जब बॉम्बिंग हुआ, एटॉमिक तो नहीं हुआ लेकिन बॉम्ब वगैरह जो है टैंक्स के थ्रू जब डाले गए तो बहुत बुरी हालात हो गई। 4 साल की ये वार 28 जुलाई को शुरू हुई और 11 नवंबर को खत्म हुई। 4 साल में डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत हाई लेवल था। युद्ध 4 साल चला लेकिन आखिरी में अमेरिका की एंट्री जब 1917 में हुई तो ये वाला ग्रुप, सेंट्रल पावर ग्रुप, हार गया। दे आर द विनर, दे आर द लूजर्स। जिसका आर्कड्यूक मारा गया था वही ग्रुप हार गया। डिफीटेड, ठीक है, ये हार गया। डिफीटेड ग्रुप, ओके, ये हार गया ये ग्रुप, ओके। और ये रहा विनर ग्रुप, विनर ग्रुप रहा ये। कहते हैं कि अमेरिका के पास लास्ट में जब उसकी एंट्री हुई तो अमेरिका की एंट्री की वजह से ये ग्रुप बहुत पावरफुल हो चुका था और बाद में इस ग्रुप का जो पोजीशन है वो डाउन हो चुका था। जर्मनी बहुत बुरी तरह से हार गया था इसमें, ओके। और उसके बाद आप देखोगे कि 11 नवंबर में वार एंड हुई और 11 नवंबर की वार एंड के बाद जर्मनी, टर्की, यहां पर एक ग्रुप, यहां पे टर्की भी आता है, एक टर्की कंट्री भी इसमें एंट्री हुई थी। टर्की, ऑटोमन टर्की भी यहां इस युद्ध में लड़ा था। ऑटोमन टर्की भी इस युद्ध में लड़ा था। ऑटोमन टर्की भी इसकी तरफ से, इस वाली पावर, सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ा था। अब हम ये देखेंगे कि इस युद्ध में जब टर्की हार गया, जर्मनी हार गया, बहुत सारे कंट्री हार गए तो इनके ऊपर एग्रीमेंट भी लगाए गए। टर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा की पोजीशन को एंड कर दिया गया। एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट हुए। एग्रीमेंट में मार्च 1919 में, ठीक है, मार्च 1919 में टर्की के खलीफा, ठीक है, खलीफा, उनके जो खलीफा थे जिनका नाम है मुस्तफा, जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, उसको इन्होंने खलीफा की पोजीशन से हटा दिया कि आज के बाद ये रिलीजियस हेड नहीं होगा, खलीफा पोजीशन एंड, ठीक है, उसको खलीफा की पोजीशन से हटा दिया गया। पता है इसका बड़ा विरोध हुआ, इस चीज का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि खलीफा पोजीशन को क्यों हटाया गया है। खलीफा पोजीशन नहीं हटनी चाहिए, खलीफा पोजीशन को क्यों हटाया गया। लोगों ने इसके लिए खिलाफत मूवमेंट की। मार्च 1919 से जब टर्की के खलीफा को हटाया गया तब से ही वहां के लोगों ने अपने खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट की, जिसका इंडिया में भी असर रहा। इंडिया के मुस्लिम लोगों ने भी खलीफा की मदद करने की कोशिश की। यहाँ का मोहम्मद अली और शौकत अली बड़ा फेमस रहा जिसने खलीफा की मदद की है, खलीफा पोजीशन को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट की, ठीक है। तो फिर टर्की के खलीफा पोजीशन को एंड कर दिया गया, ओके, खलीफा एंड हो गए। इसीलिए फिर एक मूवमेंट चली यहाँ पर, मूवमेंट, ठीक है, फिर मूवमेंट चली खिलाफत, ठीक है, एक खिलाफत मूवमेंट फिर यहाँ चलाई गई, खिलाफत, ठीक है। और साथ ही साथ जर्मनी जैसे कंट्री पर भी एग्रीमेंट लगा। आपको याद होगा जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस, वर्साई की ट्रीटी लगाई गई थी। और अगर आपको याद है वो डेट, जिसपे सिर्फ डेट याद करनी है, जिसपे आर्कड्यूक मारा गया था, एक बार अगर याद हो जाए तो बताओ मुझे। अब ये भी जस्ट हमने पढ़ा था, आर्कड्यूक की डेथ 28 जून थी, बिल्कुल 28 जून को जैसे ही, ठीक है, आर्कड्यूक मारा गया था, ठीक है, 1914 में, ठीक उसी डेट पे, लेकिन 1919 में ठीक उसी डेट पर
और 1919 में 28 जून को 1919 में जर्मनी पर एग्रीमेंट लगा। जर्मनी पर लगी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस लगी। इस युद्ध के परिणाम बहुत बुरे थे। अप्रोक्सीमेट 6 मिलियन पीपल मारे गए। 6 मिलियन पीपल मारे गए। इंडिया के भी कई हजारों थे, बहुत सारे थे इंडिया के भी, कई हजारों इंडिया के भी मारे गए। ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल्स को वर्ल्ड वार में झोंक दिया और अपने सैनिकों को बचा लिया। कई हजारों लोग इंडिया के मारे गए। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने फिर इंडिया के लोगों के लिए दिल्ली में एक इंडिया गेट भी बनवाया। आप वो इंडिया गेट देख सकते हैं, वहां पे वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़े हुए सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं और अमर जवान ज्योति भी बनी हुई है। अमर जवान ज्योति वहां बनी हुई है, तो वो हमेशा जलती रहती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वार के रिजल्ट बहुत बुरे रहे। 6 मिलियन पीपल मारे गए और अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन के लगभग हैंडीकैप हुए। बहुत सारे लोग इधर से उधर गायब हो गए, किसी को जेल में पकड़कर बंद कर दिया गया। बहुत बुरी हालात रही। जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के थ्रू 28 जून को जो लगाई गई थी, 28 जून को, उसके बाद जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। जर्मनी का 75% कोल एरिया छीन लिया गया था। 75% आयरन डिपॉजिट एरिया, 26% कोल एरिया छीन लिया गया। जर्मनी को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर दिया गया। जर्मनी केवल 1 लाख सैनिक रख पाएगा, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। जर्मनी के एरिया छीन लिए गए। जर्मनी का रूर वैली एरिया, जो कि मिनरल डिपॉजिट एरिया है, वो छीन लिया गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट के रिजल्ट बहुत बुरे रहे, ठीक है। सेंट्रल पावर बुरी तरह से हार चुकी थी और इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। टर्की को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। जब ये एग्रीमेंट हुआ उस समय 27 कंट्रीज इसमें पार्ट करते हैं। 27 कंट्रीज इसमें पार्ट करते हैं और जो मेन लीडर थे जिन्होंने इसमें एग्रीमेंट किया, ठीक है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया, जो एग्रीमेंट था 27 देशों ने भाग लिया। 27 कंट्रीज ने इसमें इस एग्रीमेंट में पार्ट किया, ठीक है। लेकिन जो मेन हेड थे, वुड्रो विल्सन, अमेरिका का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन इसमें पार्ट करता है, सबसे मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज लियोर्ड्स, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। और फ्रांस, जहां पर ये हो रहा था, ठीक है, जॉर्ज क्लेमेसो भी इसमें पार्ट करते हैं। मतलब कि जब 27 देशों का एग्रीमेंट हुआ वर्ल्ड वार एंड होने के बाद, उन 27 देशों में जो मेन कंट्री थे वो यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस थे। यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन, जिसके नाम पे जर्मनी का एग्रीमेंट भी बनाया गया था, वुड्रो विल्सन एग्रीमेंट। 14 एग्रीमेंट लगाए गए थे, जिनमें से 4-5 के बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जर्मनी का डीमिलिटाइजेशन हुआ, जर्मनी का मिनरल डिपॉजिट छीन लिया गया, जर्मनी का सार वैली एरिया छीन लिया गया। तो ये तो 4-5 है ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली जर्मनी को 6.5 करोड़ यानी कि 6 अरब और 50 करोड़ पाउंड की राशि जो है, पैसा जो है, वो देना पड़ा एज ए वार कंपनसेशन। आई रिपीट माई पॉइंट, जर्मनी को युद्ध के हर जाने के रूप में 6.5, 6 अरब और 50 करोड़, 6 अरब और 50 करोड़ पाउंड, जो पाउंड होते हैं ना, करेंसी होती है यूरोप की, पाउंड, वो उनको एज ए कंपनसेशन, जो जीती हुई शक्तियां थी, एलाइज पावर को देना पड़ा, एलाइज पावर को कंपनसेशन देना पड़ा। और जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज छीन ली गई, बहुत सारी कॉलोनी छीन ली गई और आखिरी में युद्ध एंड हो गया, युद्ध का अंत हो गया, युद्ध का अंत हो गया। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वार की सभी चीजें लगभग हमने डिस्कशन की है। क्यों युद्ध हुआ, किस वजह से युद्ध हुआ, किस तरह से चीजें हुई हैं, वो सब हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि वर्ल्ड वार का पॉइंट आपका एंड हो। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम महात्मा गांधी मूवमेंट पढ़ेंगे। जो थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड जो क्लास बनेगी आपकी, उसमें महात्मा गांधी की मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट,
महात्मा गांधी की खेड़ा मूवमेंट, महात्मा गांधी की अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, फिर रोलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद में जो है नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, और फिर असहयोग आंदोलन के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की एंट्री। ये कहानी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। कहानी एंड नहीं हुई, कहानी तो शुरू हुई है। द स्टोरी बिगिन नाउ। ओके, तो अगले वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इन चीजों को, डिटेल से चलते चलेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक मेरा आइडिया, बहुत अच्छे से हमने इन चीजों को समझ लिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहो, मजे से पढ़ाई करो, कोशिश करो हर चीज को जानने की, हर चीज को समझने की, तभी चीजें आपको समझ आएगी। और इमेजिनेशन, हिस्ट्री में इमेजिनेशन ही आपको याद कराएगा, और कोई तरीका नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।